करीबन 35 दिन हो गए और जंग वहां पर पहुंची है जहां इजराइल ने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि दूसरों की तबाही में मजा आ रहा था जिन्हें उन्हें अपनी तबाही अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। गजा में रोते बिलखते बच्चे, रोती बिलखती माओ की एक्टिंग उतारते थे जो उनके मिमिक्स बनाते थे, मीम्स बनाते थे, तमाशा करते थे। आज हालत यह है कि उनके लोगों की लाशें लौट कर आ रही हैं लेबनान के बॉर्डर से और चारों तरफ चीख पुकार मची है। इन लोगों ने शायद तब खुशी मनाई होगी जब गजा में लोग मर रहे थे। जब ईरान में 150 बच्चियां मरी होंगी तो इनके सीने में जरा सा भी दर्द पैदा नहीं हुआ होगा। वीडियो आया है जिसमें एक मां है जिसका जवान बेटा लेबनान के बॉर्डर पर लड़ता हुआ मारा गया है, हिजबुल्लाह का निशाना बना है और वो बुरी तरह से रो रही है, परेशान है कि अब उसका बेटा कहां से लौट के आएगा। एक और वीडियो है जिसमें भाई है, एक छोटा भाई है जिसका बड़ा भाई मारा गया है और वो भी रोते बिलखते हुए कह रहा है कि अब हमारा क्या होगा, तुम्हारे बिना जिंदगी कैसे कटेगी। ये वो लोग हैं जिनको नेतन्याहू ने समझा लिया था कि हिजबुल्लाह तो पूरी तरह से खत्म हो गया और अमेरिका हमारे साथ है तो 48 घंटे में ईरान को खत्म कर देंगे, फिर तो हमारी मौज ही मौज होगी। इस तरह के नेता आपको पागल कर देते हैं। आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद इन्होंने खुशियां मनाई थी, सड़क पर आकर बिल्कुल एंजॉय कर रहे थे और आश्चर्यजनक बात नहीं है कि 90% से ज्यादा इजरायली ईरान के साथ जंग के फेवर में थे, चाहते थे कि ईरान के साथ जंग हो। जमीन पर चीजें वही नहीं होती हैं जो भाषणों में कही जाती हैं। जमीन पर इजराइल के अंदर की तबाही देखकर बहुत साफ समझ में आ रहा है कि क्यों इजराइल में अब जंग के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार एहतजाज हो रहे हैं और क्यों वहां पर जंग को फेवर करने वालों का नंबर लगातार घटता जा रहा है। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि उनको तो हमेशा से यह नशा दिया गया था कि इजराइल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आयरन डोम है, पैट्रियट मिसाइल है और अब हालत यह है कि सारी मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। 80% से ज्यादा ईरानी निशाने सीधे सीधे जाकर निशानों पर लग रहे हैं, मिसाइलें सीधे निशानों पर गिर रही हैं और जबरदस्त तबाही आपको इजराइल के अंदर देखने को मिल रही है। यह तो इनको खैर मनाना चाहिए कि ईरान इनकी तरह बेदिल नहीं है, इनकी तरह पत्थर दिल नहीं है, इसलिए पूरे पूरे ब्लॉक मकानों के गिरते हुए और हजारों सैकड़ों लोग मरते हुए आपको नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ईरान इसमें भरोसा नहीं रखता है। ईरान अभी भी केवल एसेट्स के ऊपर हमला कर रहा है, केवल ऐसी जगहों पर हमला कर रहा है जो आर्मी से, शिन बेट से, मोसाद से या फिर इजराइल की गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है। लेकिन ईरान के इस भलमन साहत का फायदा उठाकर लगातार असैसिनेशन किए हैं इजराइल और अमेरिका की सेनाओं ने, उनके नेताओं को मारा है और इसीलिए अब ईरान ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि असैसिनेशन बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और बहुत साफ कहा है कि आई फॉर द आई का मतलब यह है कि आप हमारे एक नेता को मारोगे और हम आपकी एक कंपनी को तबाह कर देंगे। एक पूरी लिस्ट जारी की है अमेरिका की कंपनियों की, सिस्को, एचपी, इंटेल, ओरेकल, एमएस यानी माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मेटा, आईबीएम, डेल, एनवीडिया, टेस्ला, जी, बोइंग, इसके अलावा भी। और इजराइल के अंदर कल जो हमले किए गए हैं उसके टेलीकॉम सेक्टर पर भी हमले किए गए हैं। यानी बहुत सीधा सा मामला है कि अब अगर ईरान के नेताओं को मारा जाएगा तो ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो सीधे सीधे हमला करेगा इन कंपनियों के हेडक्वार्टर्स पर जो मिडिल ईस्ट में कहीं भी होंगे, चाहे जीसीसी कंट्रीज में हो चाहे इजराइल में हो, उन पर हमला करेगा। कि सऊदी अरबिया में एक ऐसे ठिकाने पर हमला किया गया है जहां अमेरिका के सैनिक छुपे हुए थे। बताया जा रहा है कि वहां 200 से ज्यादा सैनिक थे। अब कितने मारे गए हैं ये तो बहुत बाद में पता चलेगा, अमेरिका और इजराइल नंबर सही नहीं देते हैं। मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरबिया ने बाकायदा एडवाइजरी जारी की कि अमेरिका के जो नागरिक हैं वो छुप के रहें, दब के रहें। जिस मिडिल ईस्ट में अमेरिका के नागरिक मालिकों की तरह घूमते थे वहां उनको छुप के और दब के रहना पड़ रहा है। यह है ईरान का असर। दूसरी तरफ आप देखिए, अमेरिका के साथ आने से मैंने बताया था कि सारी यूरोपीय कंट्रीज ने एक एक करके मना कर दिया। पोलैंड ने कह दिया हम पैट्रियट नहीं देंगे, ब्रिटेन ने कह दिया वगैरह वगैरह। इस बार हुआ यह कि अमेरिका से हथियार आने थे इजराइल,
फ्रांस ने कह दिया कि हमारे एयर स्पेस से लेकर तुम नहीं जा सकते हो, हम इस जंग में तुम्हारे साथ नहीं है। तुमको हथियार ले जाना है ले जाओ, लेकिन अमेरिका से खरीदे हुए हथियार हमारे आसमान के ऊपर से नहीं जाएंगे। तो इजराइल ने बदले में यह कहा कि ठीक है, अब हम आपसे हथियार नहीं खरीदेंगे, मत खरीदो। फ्रांस को हथियार बेचने के लिए मार्केट की कमी नहीं है। नतीजा यह हुआ, इजराइल को शॉक लगा। इजराइल ने कभी सोचा नहीं था कि यूरोपीय कंट्रीज जो बिल्कुल उसके हिसाब से काम करती थी, उससे इस कदर खफा हो जाएंगी। और यह सबके लिए बड़े आश्चर्य की बात है कि इस जंग में यूरोप की कंट्रीज जिस तरह से खुद को अलग कर रही हैं, ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं था। हां, इजराइल के पास अब एक ऐसा देश नहीं रहा जिसको वो दोस्त कह सके, और फ्रांस के मैक्रोन ने इस जंग से अपना रिश्ता बिल्कुल अलग कर लिया। इस घटना के बाद इजराइल ने एक और काम किया। फ्रांस के रक्षा मंत्री एलिस रूफो आने वाले थे इजराइल में, उनके आने पर पाबंदी लगा दी। अच्छी बात है, लगा दो पाबंदी। ये तो हो ही रहा है कि सारी दुनिया में तुम अकेले पड़ते जा रहे हो। और बात, नेतन्याहू ने बयान दिया था कि जो हमारे दोस्त अरब मुल्क हैं, उनके साथ ईरान के खिलाफ मैं एक ग्रुप बना रहा हूं। अब यूएई तो उनका दोस्त है, खुल के है, वो अलग मामला है। बाकी जितने भी अरब मुल्क हैं, बहरीन को अगर छोड़ दें, तो वो बहुत खुल के इजराइल के साथ आने को तैयार नहीं होंगे। इजराइल ये चाहता है कि दुनिया को दिखाए कि देखिए अरब मुल्क हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि और तो कोई उनके साथ खड़ा नहीं है। लेकिन अरब मुल्क जानते हैं कि खुल के इजराइल के साथ खड़े होने का मतलब यह है कि एक तो ईरान की दुश्मनी सीधी लेना, और दूसरे अरब जनता की नजरों में भी और ज्यादा गिर जाना। फिर भी हम जानते हैं कि जो नेबर कंट्रीज हैं, हमारे हमसाया जो मुल्क हैं, उनमें हमसे नाराजगी है, हमारा भरोसा कम हुआ है। ये भरोसा वक्त के साथ हासिल कर लिया जाएगा। अभी जरूरी है अमेरिका और इजराइल को जंग में शिकस्त देना। बड़ी बात कही है उन्होंने। जिनको अगल बगल रहना है उनको रिश्ते बनाने पड़ेंगे, लेकिन जब तक जंग चल रही है, बहुत क्लियर है कि अगर ईरान ने अमेरिकन एसेट्स को निशाना नहीं बनाया होता, रडार नहीं उड़ाए होते, बेस नहीं उड़ाए होते, तो आज ये हालत नहीं होती कि इजराइल के पास इतनी मिसाइलें भी नहीं बची हैं कि वो ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सके। हूथी, हिजबुल्ला, ईरान तीनों मिलकर जब इजराइल पर हमला कर रहे हैं तो जबरदस्त तबाही और बर्बादी की तस्वीरें आ रही हैं, और साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रंप इस जंग से पीछे हटने की स्कीम बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं, बहाना ढूंढ रहे हैं कि कोई बहाना निकले और हम ईरान से बाहर निकलें। हालांकि जब वो ये कहता है तो ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि ये एक साजिश हो सकती है बड़े हमले की। लेकिन ये तो तय है कि चाहे साजिश है या हकीकत है, दोनों हाल के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है, और ये लड़ाई जितनी लंबी चलेगी, इजराइल में तबाही उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी।